ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू इकोनॉमिक्स। अब सब लोग कैसे हैं? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। घर के अंदर ही रहिए। मैं भी आप जैसे घर के अंदर ही हूँ, कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बाहर जाना भी नहीं चाहिए। पिछले कुछ क्लासों में हमने डिस्कस कर रहा था इकोनॉमिक्स के जो कुछ डेफिनेशंस, और उसके बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें हम इकोनॉमिक्स के जो दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर्स सीरीज़ में। इसमें हमको बताना है दो ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो के बारे में पढ़ना है और देन मैक्रो के बारे में भी पढ़ना है। मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर में ये हम पूरा कर लेंगे। 10-15 मिनट का लेक्चर, एक एक लेक्चर करके 3-4 लेक्चर में ये हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के जो ब्रांचेस के बारे में। एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़ ओनली वन, देयर इज़ नो डिफरेंट इकोनॉमिक्स, बट on the basis of the approach and on the basis of the methodology, economics we can categorize into two: microeconomics and macroeconomics. You all people are aware about this. Those who studying economics, they might aware about microeconomics and macroeconomics. The term micro and macro very firstly coined by a well-known economist, Norwegian economist रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश के बारे में भी एक दो लाइन में बता दूंगा। रैगनर फ्रिश जो पहला इकोनॉमिस्ट है जो प्रेस्टीजियस नोबेल प्राइज़ का जो अवार्ड मिला 1969 में, जब इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन में भी नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया, तो रैगनर फ्रिश अलॉन्ग विथ जैन टिम्बरगन, ये दोनों को उस वक्त नोबेल प्राइज़ मिला था। और he is known as the father of econometrics and the term model is associated with रैगनर फ्रिश। तो ये इन्होंने जो पहली मर्तबा इन्होंने यूज़ किया टर्म माइक्रो मैक्रो, और बाकी अब आजकल के ज़माने में सब लोग इस टर्म को यूज़ कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिस वर्ड माइक्रो मैक्रो that etymologically derived from Greek word micros and macros. Micros means small, macros means large. So this is about the etymological derivation and also two branches, basic things. Now we will directly enter into microeconomics. Microeconomics क्या है? Microeconomics, as the term itself explains, reveals about individual economic units. Microeconomics is the study about individual economic unit, just like individual prices, just like individual demand of a particular commodity, just like individual factor price determination. फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, वेज का डिटर्मिनेशन हो सकता है, जस्ट लाइक इंडिविजुअल फर्म, उस फर्म के जो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स वगैरह के बारे में, या एक पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, इस तरह के इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में जो पढ़ते हैं, उस डिसिप्लिन को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशंस को भी हम देखेंगे। केनेथ ई बाउल्डिंग डिफाइंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़। केनेथ ई बाउल्डिंग जो एक्सप्लेन कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल फर्म के बारे में, या इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के बारे में, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड के बारे में, या इंडिविजुअल प्राइसेस के बारे में, इंडिविजुअल वेजेस के बारे में, और एक इंडिविजुअल के इनकम के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में, सब जो पढ़ते हैं उस साइंस को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। केनेथ ई बाउल्डिंग का डेफिनेशन था वो। उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स को मॉरिस डोब भी डिफ़ाइन किया है। उसके डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लाइक
looking at the economy through a microscope to find out the working of the markets for individual commodities and the behavior of individual consumers and producers. तो मॉरिस डॉब के डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है ये, कैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में। तो ये कुछ और भी नहीं है, जैसे हमने मीनिंग में बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो फर्म हो, इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, या चाहे वो इंडिविजुअल प्राइसेस हो, चाहे वो इंडिविजुअल वेजेस हो, कुछ भी हो, इंडिविजुअल इकोनॉमिक या पर्टिकुलर इकोनॉमिक एलिमेंट्स के बारे में, पर्टिकुलर इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में जो पढ़ते हैं उस साइंस को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट द एरिया इट कवर्स विथ एंड द सब्जेक्ट मैटर इट डील्स विथ, दैट इज़ द स्कोप वी कैन जनरली से। तो इसमें हम बता सकते हैं, इसमें 3 हिस्सों में हम बांध सकते हैं। एक प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, तीसरा थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग में आइए, प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या है, एक कमोडिटी का प्राइसेस का तयन कैसे होता है, कमोडिटी के प्राइसेस कैसे, इसका जो फिक्सेशन होता है, कैसे इसका डिटर्मिनेशन होता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, उसका थियरीज, जनरल रूल्स वगैरह क्या है, कंडीशंस वगैरह क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग में। देखो, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स के बिहेवियर कैसे है, वो कैसे उसका अपना डिज़ायर के हिसाब से वो डिमांड कैसे करेंगे, और उसका फैक्टर्स क्या है, कैसे वो सोचते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदते वक्त, डिमांड कैसे होगा उसका। तो इसमें यूटिलिटी कंसेप्ट्स वगैरह आएंगे। यूटिलिटी में बहुत सारी यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, इस तरह के जो बहुत सारे थियरी इसमें हम पढ़ेंगे, उसके हिसाब से कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न हमको समझ में आएगा, तो वो प्रोडक्ट प्राइसिंग वगैरह में काम आएंगे। और इन एडिशन टू दिस थियरी ऑफ डिमांड इसमें है, थियरी ऑफ सप्लाई इसमें है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड और उसके प्राइस के ताल्लुकात क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, और बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देन इसी तरह सप्लाई, थियरी ऑफ सप्लाई, what is the law of supply, what are the factors that determine supply, these things will be explained in that part. Then again थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो इसमें थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी है, प्रोडक्शन थियरीज़ क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या है, कॉस्ट थियरीज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट प्राइसिंग में आएंगे। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन वगैरह कैसे होता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट एरिया में जाएंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फैक्टर प्राइसिंग है। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने में 4 फैक्टर्स मेनली एम्प्लॉय करते हैं, 4 फैक्टर्स मेनली उसमें काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑनरप्रेन्योर। तो इसमें लैंड का जो रेन्यूमरेशन, रेंट जो फिक्स कैसे करते हैं, उसमें थियरीज़ वगैरह हमको पता है, जैसे रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, रेंट का फिक्सेशन, उसका डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो उसी तरह लेबर का वेज, लेबर का जो प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए उसका जो मिलते हैं वेज, वेज का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, उसका तयन कैसे होता है। वेज फंड थियरी है, सब्सिस्टेंस थियरी है, ये सब जो थियरीज हम उसमें पढ़ेंगे, उस वक्त हमको पता चलेगा इसका जो वेज डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देन उसके बाद आगे जाएंगे तो कैपिटल, कैपिटल का रेन्यूमरेशन क्या है, इंटरेस्ट है, और वो कैसे, उसका तयन कैसे होगा, ये सब चीज़ें इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। लोनेबल फंड थियरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी,
मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करते हैं, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर है, उसका पार्ट है। देन उसके बाद प्रॉफिट, ओनरप्रेनर का जो प्रॉफिट मिलते हैं, तो ओनरप्रेनर को प्रॉफिट मिलते हैं, उस प्रॉफिट का तयन कैसे होगा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बहुत सारे तरीके में उसका जो एक्सप्लेनेशन दे दिया है। थियरीज ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन हमको पता है, शुम्बीटर का इनोवेशन थियरी है, रिस्क थियरी है, अनसर्टेनिटी थियरी है, बहुत सारे थियरी प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के बारे में भी है। तो ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में आते हैं। देन उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, यानी जो सब्जेक्ट मैटर में नेक्स्ट पार्ट थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर कंसेप्ट क्या है, मटेरियल वेलबींग से वेलफेयर भी इसका एक साथ है, और वेलफेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है, और उसमें वेलफेयर का बढ़ावा कैसे होगा, वेलफेयर कंसेप्ट क्या है, वेलफेयर बढ़ाने के लिए किस तरह का चॉइस वगैरह डिसीशंस वगैरह लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे परेटो ऑप्टिमैलिटी वगैरह आपको पता है। इफ़ at least one particular investment project at least increase the welfare of an individual in the economy, in the nation, and it decrease none, then that particular investment project can be move ahead, उसको हम ग्रीन फ्लैग दे सकते हैं। तो ये वेलफेयर का जो एक पर्टिकुलर पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का एक कंडीशन मैंने बताया। तो इस तरह जो है वेलफेयर का जो बढ़ावा, वेलफेयर रिलेटेड डिसीजंस वगैरह वो क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें वेलफेयर पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये भी इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट मैटर है। तो सब्जेक्ट मैटर बस इतना है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड देन थियरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब आइए हम स्पीडली देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फर्स्ट यूज़ हम कह सकते हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। एक इकोनॉमी कैसे चलते हैं, उसमें प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मार्केट फोर्सेस कैसे काम करते हैं, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इक्विलिब्रियम का जो फिक्सेशन डिटर्मिनेशन उसका तयन वगैरह कैसे होगा, ये सब चीज़ें अगर समझ में आना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमिक सिस्टम। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हम बता सकते हैं, विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सर्टेन एनालिटिकल टूल in which the public authority or in which the state, by using this analytical tool, the state can formulate policies. That means microeconomics give you certain analytical tool. By using that tool, on the basis of that tool, the state can formulate different policies. गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ जब अडोप्ट करते हैं, अडोप्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, बहुत सारे एनालिटिकल टूल का जो यूज़ करना पड़ेगा। उस तरह के कुछ एनालिटिकल टूल माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको दे देंगे। जैसे हमने जो बताया पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जैसे रेलवे, जैसे पोस्टल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरह के जो सर्विसेज है उसके जो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एनालिटिकल टूल्स जो के हिसाब से गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट certain policies, and on the basis of that policies government can fix the price of these public utilities. और in addition to that टैक्स पॉलिसी में टैक्स के जो इम्पैक्ट, टैक्स के जो बर्डन वगैरह किसके ऊपर कितना होगा, ये सब समझ में आने के लिए इलास्टिसिटी कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी कंसेप्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ें एनालाइज करके हम डिसाइड कर सकते हैं
कौन से कमोडिटी में क्या टैक्स होना चाहिए, कौन से टैक्सेस ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स. टू सम अप we can say government use microeconomic tool while formalizing their policy, public policy. Then next importance we can say microeconomics helps business executives, helpful in business sector in the sense that for decision making, what kind of commodity they have to produce and what kind of technique they have to use, which resources are to be used and in which manner, how they can increase the resource use efficiency, what should be the price, what should be the commodity itself, decision about the commodity and all these things. डिमांड, कंज्यूमर के जो डिमांड हो उस कितना सप्लाई होना चाहिए डिमांड के हिसाब से, और डिमांड का पैटर्न किस तरह है, और उसके जो रॉ मटेरियल्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, उसका रिसोर्स का जो यूसेज कैसे होना चाहिए, सब चीज़ें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ चीज़ें अगर आपको ठीक से पता है तो आप इसमें सब डिसीशंस अच्छे से कर सकते हैं. तो टू सम अप वी कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस रिलेटेड विथ the commodity, related with the price of the commodity, the supply of the commodity, the resource use of the commodity to produce the commodity. In all these matters, microeconomics will help the business sector. Then microeconomics is helpful in international trade. देखिए, जब दो कंट्रीज आपस में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन में है तो एक पर्टिकुलर कंट्री के जो करेंसी दूसरे कंट्री के करेंसी के तरफ जब एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसका जो फिक्सेशन होता है मॉडर्न टाइम्स में, तो ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आपके कंट्री के करेंसी को कितना डिमांड है और इसका जो सप्लाई कंडीशंस क्या है, ये सब चीज़ों के हिसाब से इसका जो डिटर्मिनेशन होगा. तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हो, एक्सचेंज रेट हो या कुछ पॉलिसीज़ रिलेटेड विथ एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बहुत सारे रूल्स के हिसाब से, थियरीज़ के हिसाब से चलते हैं. टू कंक्लूड वी कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू and also in state policy formulation microeconomics will help you. Then business decisions microeconomics will help you. Taxation decisions microeconomics will help you. In decisions related with resource use efficiency microeconomics will help you. Decisions related with international trade microeconomics will help you. So in overall we can say that microeconomics help us in different manner in many ways. इम्पोर्टेंस के बाद इसका जो लिमिटेशन भी बताना ज़रूरी है. माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिमिटेशंस भी है अपने तरफ. देखिए, फर्स्ट लिमिटेशन हम बता सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन मैनी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अनरियलिस्टिक उटोपियन अजम्पशंस. हम बता सकते हैं बिल्कुल हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस में बिल्कुल हम उसको एग्री नहीं कर सकते. उस तरह के जो बहुत सारे अजम्पशंस इसको है. फ्यू एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ. फुल एम्प्लॉयमेंट. माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी एनालिसिस आप अगर देखेंगे बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमी विल बी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, लेज़ी-फायर सिस्टम, देयर प्रिवेल्स लेज़ी फायर सिस्टम. तो इस तरह के जो अजम्पशंस आप हर थियरीज में देख सकते हैं. लॉन्ग रन एनालिसिस होगा, लॉन्ग रन में हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी पे होगा, इक्विलिब्रियम हमेशा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगा. इस तरह के जो बहुत सारे अजम्पशंस इसमें देख सकते हैं, सब अनरियलिस्टिक हम बता सकते हैं. क्योंकि इवन हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नेशंस टू अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, अंडरएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर. And what about full employment equilibrium? We cannot never expect economy is running in a smooth direction. The market forces alone will bring the equilibrium in the economy. ये सब चीज़ें हम बिल्कुल बता नहीं सकते हैं. 1930s में जब डिप्रेशन हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लॉस, रूल्स वगैरह टूट गए.
जब केन्स आके एक्सप्लेनेशन दे दिया, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ज़रूरी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी पहुंच सकते हैं। और लॉन्ग रन एनालिसिस के बारे में भी केन्स ने रिफ्यूज़ किया। केन्स जो बताया शॉर्ट रन एनालिसिस करना चाहिए, लॉन्ग रन में हम कोई भी नहीं होगा, इन लॉन्ग रन ऑल वी आर डेड। सो इस तरह के जो बहुत सारे लेजी फेयर सिस्टम मीन्स देर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, देर इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी market forces will do everything, market forces will correct every disequilibrium। ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन प्रिंसिपल्स थे। तो फिर क्या हो गया, ये सब नहीं होगा। ग्रेट डिप्रेशन ये सब रिवील किया, ये सब चीज़ें जो है अनरियलिस्टिक है। मार्केट एलोन कैनॉट डू एवरीथिंग, देयर शुड बी सम अथॉरिटी टू कंट्रोल द मार्केट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। केन्स आके बताया आजकल के ज़माने में वेदर इट इज़ कैपिटलिस्ट, वेदर इट इज़ सोशलिस्ट, वेदर इट इज़ मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन रोल। सो इसके जो बहुत सारे एनालिसिस बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक assumptions। Then the next criticism, microeconomics is based on constituent elements, constituent parts, and often neglects the whole। पूरे पिक्चर को ये नेगलेक्ट करते हैं। अब तो इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बॉडी के, अगर आप एक डॉक्टर के पास गया, वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है एक फिंगर का, तो वो आपको खाली इस फिंगर का इलाज कर सकते हैं, कुछ और बीमारी भी आपको हो उसका इलाज वो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स में जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को जो भूल जाते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम को वो सोल्व नहीं कर पाते हैं। एंड देन क्रिटिक्स आल्सो सेज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज inadequate itself and also often fail to deal with many problems in the economy। देखिए हमेशा ये हो सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इनएडिक्वेट है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स में जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इट हैज़ लिमिटेशंस इन दैट सेंस, बिकॉज बेसिकली द रूल्स, लॉज and the theories of microeconomics is related with particular segments of the economy. It cannot be generalized, it cannot be applied in other segments or other areas. That is the basic problem. So it cannot be generally applied. So all these are the limitations, we can say, limitations of microeconomics. Microeconomics is limited itself because of its unrealistic assumptions, and also it limited because it's only concentrate on specific segments, so the whole part is missing. Then again it's inadequate and it's also misleading one, because most of the research, most of the theories, most of the rules are related with particular segments of the economy, particular parts of the economy. It cannot be generalized and it is limited in that particular segment itself। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम बस यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशन, उसके जो मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस वगैरह बताएंगे, और एक और लेक्चर में हम मैक्रो के जो डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ वगैरह बताएंगे।